क्या न्यूज़ है आज की? अब मन में ये सोचते हो कि मतलब बता देंगे। क्या न्यूज़ है आज की सबसे इम्पोर्टेंट? क्या? क्या हो गया? आज कोई न्यूज़ नहीं है। ऑप्शन? क्या? एससीओ की समिट कहाँ पे होनी है? उज़्बेकिस्तान। अच्छा, उस किसका? नहीं। क्या? इनवाइट करते हैं ना बाकी मेंबर कंट्रीज़ को। अब जैसे G20 की मीट होनी है, G20 की मीट कहाँ होनी है 2022 वाली? 23 वाली। नेक्स्ट इंडिया में कहाँ? J&K में कहाँ? ये तो कश्मीर कह रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। कहाँ पे होनी है G20 की नेक्स्ट मीट? कहाँ पे होनी है? इंडिया में कहाँ? J&K में होनी है। तो इंडिया इनवाइट कर रहा है ना बांग्लादेश को। बांग्लादेश तो G20 का मेंबर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो कंट्रीज़ आए वो मेंबर हो। उज़्बेकिस्तान में जो अभी होनी है ना एससीओ की मीट, वो होनी है कहाँ पे? समरकंद। बिल्कुल सही है। समरकंद वर्ल्ड जो हमने, हाँ क्या G20? नहीं नहीं, J&K में होनी है। पढ़ो आप न्यूज़। नहीं नहीं, पूरी न्यूज़ पढ़ो ना एक बार। कब की न्यूज़ है? आज की? चेक करते हैं फिर। ऐसे तो J&K पता है हमें। समरकंद में है मीट, ठीक है। उज़्बेकिस्तान किस किस चीज़ के लिए फेमस है? और क्या उज़्बेकिस्तान में? जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है उसी में उज़्बेकिस्तान में और क्या क्या है जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है बाबर से रिलेटेड? क्या? घोड़े? उज़्बेकिस्तान के बाबर से रिलेटेड दो चीज़ें पढ़ी हैं, दो शहर के नाम, एक एरिया का नाम और एक शहर का नाम। आएंगे मैच करने। बुखारा बताया था मैंने। बुखारा कहाँ पे? बुखारा उज़्बेकिस्तान में, ठीक है। बुखारा उज़्बेकिस्तान में। दूसरा फरगाना वैली। और उज़्बेकिस्तान किसके लिए फेमस है? डबली लैंडलॉक्ड है उज़्बेकिस्तान। डबली लैंडलॉक्ड है। डबली लैंडलॉक्ड क्या होता है? लैंडलॉक्ड क्या होता है? हाँ, और डबली लैंडलॉक्ड मतलब उसके आसपास वाली कंट्रीज भी लैंडलॉक्ड है, ठीक है। मेरे को नहीं याद है। होगी फिर। लिखना है क्वेश्चन। हो सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट सार्क।
लिखना स्टेटमेंट 1, बोथ अफगानिस्तान एंड मालदीव्स आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुपिंग. दिस ग्रुप सार्क. सेकेंड स्टेटमेंट लिखना, लास्ट सार्क summit was held in the year 2014. तीसरा लिखना, सार्क is headquartered at Dhaka. कल बोला था ना मैंने सार्क और बिम्स्टेक पढ़ने को, दो करो इसको. डिस्कस नहीं करो प्लीज़. हो गया, बताओ. सबको पता है स्टेटमेंट 1 और मालदीव्स. मालदीव्स मेंबर है या नहीं? जोर से बोलो, गलत होगा. है मेंबर, है मालदीव्स मेंबर. ठीक है, स्टेटमेंट 1 सही थी आपकी. सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका में है. थिम्पू तो भूटान में है. बताओ कहाँ पे है? ढाका में है. कहाँ पे होना चाहिए? चाइना में होना चाहिए. सार्क की मेंबर नहीं है चाइना, चाइना में हेडक्वार्टर होना चाहिए, काठमांडू में. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ काठमांडू में है. हाँ ठीक है. लास्ट क्या था? तीसरी स्टेटमेंट. हाँ 2014 में लास्ट टाइम हुई थी, 2016 में शेड्यूल्ड थी. उससे पहले उड़ी स्ट्राइक्स हो गए और उसके बाद से इस ऑर्गेनाइजेशन को कौन रिप्लेस कर गया. मतलब बेसिकली सार्क बनी थी 1986 में. ठीक है, सार्क बनी थी 86 में. तो इसके बाद से इसकी रेलेवेंस कम होती गई और एक बॉडी की रेलेवेंस बढ़ती गई जो कि था बिम्स्टेक. तो जो तीसरी स्टेटमेंट थी ना कि लास्ट समिट वाज हेल्ड इन 2014, वो बिल्कुल सही बात थी. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट बिम्स्टेक. बिम्स्टेक दो बॉडीज पढ़ने बोली थी ना आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट बिम्स्टेक. Statement 1, it is an economic grouping of the countries surrounding the Bay of Bengal.
Statement 2. Both Nepal and Bhutan are members of this grouping. Statement 3. It is headquartered at Dhaka. Bay of Bengal Initiative. क्या होगा एस टी से? एस से साइंटिफिक, साइंटिफिक मल्टी सेक्टोरल, बिल्कुल सही है। सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन, वेरीफाई कर लेना बस, नया बिमस्टैक नहीं बना देना। मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन, ये क्वेश्चन करो पहले जो दिया है। जल्दी करो, 50 हो गए, 250, चलो वैसे है टाइम। ये तो मैंने पढ़ने बोली थी ना दो बॉडीज, तो फिर टाइम क्यों लग रहा है इतना? किसका फ़ोन बज रहा है? दोनों ठीक हैं? तीनों ठीक हैं? बताना पहली क्या थी? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। वैसे बीमस्टैक बनी थी 2001 में शायद, 1997 में एससीओ बनी थी 2001 में, ठीक है, 97 में, ठीक है। सेकंड क्या था? हाँ है क्या? पर मैंने तो ऊपर वाली स्टेटमेंट लिखवाई है कि वो, अच्छा ठीक है, ठीक है, दूसरी भी सही है। तीसरा ढाका में है। कैसे इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? पहले वाले में ढाका लिखा है, वहाँ पे घाटपुर लिखा दिया, यहाँ पे ढाका उसमें। ढाका ही है, फिर ढाका ही है, ढाका में ही है इसके, ठीक है। ये दो पढ़ने बोली थी ना। आज कौन सा डे है? मंडे वनडे नहीं बोलते ना, हाँ थर्सडे नहीं बोलते ना। इंजीनियर्स डे क्यों मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे क्यों मनाया जाता है? क्या बनाया था? इंजीनियर कौन कौन है यहाँ पे? एक बस, झूठ नहीं बोलना, एक ही है बस। क्यों मनाया जाता है इंजीनियर से? हाँ ठीक है, मैं तो रट के आया हूँ। क्यों मनाया जाता है? सर ये किसी का दिन होता है, मतलब किसी बंदे का दिन है, या नाम ले आते हैं। कौन बंदा है वो? बट वो टोपी ले 2020 के मेंस में उन पे 15 नंबर का क्वेश्चन आया था। लिखो, एम विश्वेश्वरैया। विष जहर नहीं है, VIS है। विश्वेश RAIYYA। वही लिखवा रहा हूँ।
या देख के आओगे कल क्वेश्चन पूछूं? लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट पहला, डेक्कन इरिगेशन सिस्टम्स इन डेक्कन। जो भी है ना, अभी मैं लिखवाते जा रहा हूँ पॉइंट्स, इनमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है या पूरा वो किया है। सबसे पहले इरिगेशन सिस्टम इन द डेक्कन रीजन। डेक्कन में आपको पता है ना कि पानी की कमी है, वहाँ पे सीजनल रिवर्स हैं, इरिगेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए ना। पेरिनियल रिवर्स में आपको इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम इन द डेक्कन रीजन। दूसरा, कृष्ण राजा सागर डैम। कृष्णा राजा सागर डैम कहाँ पे है ये? अच्छा, जगह कौन सी है? मैसूर। मैसूर। रोड डेवलपमेंट प्लानिंग in the Andhra region. Sea erosion protection system near Visakhapatnam port. Sea erosion protection system near Visakhapatnam port. फाउंडिंग रोल, डैश डाल के लिखना, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बेंगलोर, बड़ा फेमस है अभी भी ये, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बेंगलोर। IIM अहमदाबाद किसने बनवाया था? IIM अहमदाबाद किसने बनवाया था? अच्छा, बड़े फेमस बंदे हैं। एक हिंट दूं, जिन्होंने बनवाया था ना, उनकी वाइफ भरतनाट्यम डांसर में वो सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज़ में आई थी। उसमें एक्ट्रेस का नाम एक में था, कुचिपुड़ी, बस हेमा मालिनी और विजयंती माला। विक्रम साराभाई, जोर से बोलो ना, विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई। 100 ईयर्स हुए इनके, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन फिर स्टार्ट कर रहे हैं और ये खुद करोगे आप, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग। 17 सितंबर को चीता री इंट्रोडक्शन होनी है ना, 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे भी है, तो वो खुद ही करेंगे मेरे को लग रहा है। लिखना, कंसीडर द फॉलोइंग with respect to African and Asiatic cheetah. Consider the following with respect to Asiatic and African cheetah. The black spots near the eye, the black spots near the eye are more prominent in Asiatic cheetah as compared to African cheetah. सेकेंड लिखना, ये समझ गए पहला मैंने क्या लिखवाया? सेकेंड लिखना, Asiatic cheetah has relatively more reddish eye color when compared to African cheetah. नेक्स्ट लिखना, बोथ एशियाटिक एंड अफ्रीकन चीता
आर कैटेगराइज्ड एज, ये सुना है आपने IUCN का, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, सुना ना ये? तो ये सिंबल होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड के लिए, CR, ठीक है। बोथ अफ्रीकन एंड एशियाटिक चीता आर कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, CR लिखना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एज पर IUCN। IUCN ये वो करता है क्लासीफाई। खुद सोचना, डिस्कस नहीं करना, सोचो तीनों स्टेटमेंट्स। हो गया? आप स्टेटमेंट 1 बताओ पहले, सबसे सही है गलत? क्या थी स्टेटमेंट 1? किस में ज़्यादा होते हैं? पता है ना सबको, अफ्रीकन के ब्लैक स्पॉट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब ये गलत होगी ना स्टेटमेंट, ठीक है। अगला आप बताओ, क्या अगला? सही है? सब तुक्का ही मार रहे हैं यहाँ पे, पेपर में भी सबने तुक्का ही लगाना है। खुद सोचो कैसे, गुस्से वाला है ये? क्या रॉन्ग का क्या लॉजिक है? आप लॉजिक दे दो, वो गलत होगा सही होगा वो देख लेंगे। एशियाटिक चीता की क्यों रेडिश आई होनी चाहिए? हैं रेडिश आई, पहले ये बताओ। मैंने कल अपने फोटो देखा दोनों चीता का, मैंने बोला जब भूल गया, सही रेडिश होती है, ठीक है, याद रखना। हाँ, एशियाटिक ज़्यादा रेडिश आई होती हैं। लास्ट क्या? मेरे को भी नहीं पता, बस रटना है। हाँ ऐसे रट लो। लास्ट वाला ट्रू है? कैसे? पर एशियाटिक चीता इन इंडिया थोड़ी बोला मैंने, चाइना में नहीं है, सिर्फ ईरान में है, सिर्फ ईरान में है, ठीक है। एशियाटिक चीता जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड ही है। और अफ्रीकन चीता नहीं है, क्या है? एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, सुना ही है, याद रखना। मतलब ऐसे कैटेगरीज है ना अलर्ट की, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसके नीचे नियर थ्रेटेंड, उसके नीचे ऐसे। ये इन्वायरमेंट में आप पूरा क्या, कौन सा लास्ट में? गलत हो गया ना, मैंने तो दोनों आपको क्रिटिकल एंडेंजर लिख पाए थे ना उसमें। चलो ऐसे ही एक पूछ लेता हूँ, एशियाटिक एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में कान किसके बड़े होते हैं? है ना, टस्क किसकी बड़ी होती है?
हाँ सही। साइज, स्पीड, चलो वर्ल्ड जब ये आएगा कोई न्यूज़ अभी तो तब कर लेंगे। लिखना एक क्वेश्चन मेंस का, मतलब इसी का। डिस्पाइट रूलिंग फॉर अ ब्रीफ पीरियड the Portuguese had a significant impact on India. Elucidate, elaborate. Impact on India. कम से कम मुझे 6 पॉइंट चाहिए हर एक के अलग अलग। क्या क्वेश्चन है? डिस्पाइट थोड़े टाइम के लिए रूल किया उन्होंने, लेकिन उनका थोड़े टाइम के लिए रूल किया। इससे पहले एक बात, कल मैंने किस लड़ाई से ख़त्म हुआ था इनका रूल बताई थी जाते जाते जगह। हाँ ऐसे तो ऑपरेशन विजय है, लेकिन एक बार पहले भी फटका पड़ गया ना इनको। वो किस लड़ाई में पड़ा? सुवाली होल, ठीक है। वो किस साल में हुई थी ये नहीं मैंने बताया था ना, कब हुई थी? 1611 में लिखा है आपने, 1611। तो आप देख लो ना, आए कब? 1498, गए कब? 1611, ठीक है। लास्ट पोर्तुगीज गवर्नर का नाम? पक्का? ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सही लिखवाया होगा। लिखो अपने अपने लिखो 6 पॉइंट। सर क्या इम्पैक्ट पड़ा था? क्वेश्चन है, आप बस आंसर लिखो। हॉटस्पॉट है किसी के पास तो जनरेट कर सकता है कोई? गालियाँ नहीं देना, बस मन में करना ऑन। फिर ये तो कभी भी नहीं क्रैक हो किसी से। क्या नाम है हॉटस्पॉट का? बोलो, दिखा दो, चलो नहीं बोलना तो। यहाँ तो नहीं आ रहा। 1 से 8? लिखो जल्दी लिखो आंसर। 6 हो गए आपके? के 6 कितने हुए? 3 या 4 दिखे होंगे, 4 हो गए।
विश्वेश्वरैया जी को भारत रत्न मिला हुआ है? आज ही नाम लिया ना अभी, जिन पे इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, इनको भारत रत्न मिला हुआ है? मिला हुआ है? इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहे हो? भूपेन हजारिका को मिला हुआ है? पक्का? मदन मोहन मालवीय मिला हुआ है? अटल बिहारी वाजपेयी? वो तो कह रहे हैं मिला हुआ है, आप मना कर रहे हो। अब्दुल कलाम? 2 बार मिला भारत रत्न? 2 बार नहीं मिलता भारत रत्न। भारत रत्न एक ऐसे है ना, मतलब आपने उनको भारत रत्न 2 बार बोल के क्या ही हो जाएगा। हो गए 6 पॉइंट। आप बोलोगे पहले 2? बोलो, क्वेश्चन समझ आ गया था ना? हाँ बोलो। हाँ तो कुछ भी बोलो। बिल्कुल सही है। तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस। सेकंड सती। थर्ड, एक सेकंड रुकिए, आप बोलो आगे के 2। बिल्कुल सही है, ये लिखना था आपको, कैश क्रॉप। नाम लिखे हैं? वो पीनट चेक करके आया था, वही पीनट है? पीनट इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने? मेरे को भी नहीं मिला, अगर आपको मिला हो कहीं तो ठीक है। कैश क्रॉप्स। अगला बोलो, 1 मिनट, अगला बोलो। आइबेरियन आर्किटेक्चर। आप बोलो एक 5th। प्रिंटिंग प्रेस है। फाल ठीक है। बचा ही देना सर, इसमें क्या है? हाँ बोलो। अभी तक ना, अभी 2 पॉइंट आपने इतने क्या पहले ये बोलना था, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी। और पोस्ट ऑफ गवर्नर नहीं बोला अभी तक, गवर्नर की पोस्ट वो बोल, सबसे पहले वो बोलना होता है ना। चर्च वर्च पे पहुंच के और गवर्नर की पोस्ट नहीं बोली। और सबसे पहला गवर्नर वाला पॉइंट होना चाहिए था, दूसरा होना चाहिए था ब्लू वाटर पॉलिसी। जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें होती है ना, इनको बड़ा वो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। क्या कार्टेज और फितोरा? हाँ पॉलिटिकल। अब वो करो सेग्रीगेट या नहीं, वो मैटर नहीं करता, पर गवर्नर का जो ऑफिस है वो स्टार्ट करना, और दूसरा ब्लू वाटर पॉलिसी। ये तो आपके ऊपर के 2 पॉइंट होने ही चाहिए। नहीं है सिग्निफिकेंट। प्रिंटिंग प्रेस है, मतलब स्टार्ट कर दी, पर उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है लिख लो, मैं मना नहीं कर रहा, पर ये 2 तो है, अभी तक चल रहे हैं ना। आप देखो कितना इन्फ्लुएंस रखते हैं अभी भी ये 2 चीज़ें, ठीक है। अब इसको ना यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं आज एक पूरे दिन। अभी जो टाइम बचा उसमें वो जो मैंने पहले दिन आपको बताए थे ना सारे 4 ट्रैक्स, वो एक बार पूरे करेंगे डिटेल में, उसके बाद इन पे आ जाएंगे। बेसिकली इसके बाद मैं बता देता हूँ होना क्या क्या था, एक बार देख लो। बताओ, समझ आया क्वेश्चन? क्या एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के बच्चे होते हैं ना। चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। एंग्लो इंडियन, अगर किसी को एंग्लो इंडियन कहना है, सपोज ये एंग्लो इंडियन है, पहले ये पता है ना अब एंग्लो इंडियन की रिजर्वेशन नहीं रही है पार्लियामेंट में। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने खत्म कर दी थी? साल बताते हो आप, मैं तो नंबर बताता हूँ। 103 तो कल किया EWS हमने। चलो एक सेकंड, 100 क्या है? ये 2019 का क्वेश्चन है। 99 जो थी ना वो थी NJAC, ठीक है। 100 थी जो बांग्लादेश के साथ एनक्लेव्स एक्सचेंज किए थे। 101 क्या थी? 101 क्या थी? वर्ल्ड फेमस है। नहीं 101 क्या थी? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या है? डिमोनेटाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके आया था। और क्या GST नहीं पता आपको? 101 से आया है। 102 एंग्लो इंडियन। 102 रिमूवल से मैं क्या समझूं अब?
क्या ख़त्म कर दिया? NCSC होती है ना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, NCST भी होती थी, फिर एक NCBC बनी थी फॉर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, फिर 103 EWS, 104 से एंग्लो इंडियन ख़त्म किए, 105 जो OBC का स्टेटस है अब वो स्टेट्स को डिसाइड करेंगी। ये रटे होनी चाहिए नखात 99 के बाद से लगातार, ठीक है। अब देखो एंग्लो इंडियन का क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सपोज किसी बंदे को एंग्लो इंडियन अगर डिक्लेयर करना है तो ज़रूरी है कि उसका फादर और मदर दोनों यूरोपियन होने चाहिए, एक का इंडियन ओरिजिन का होना ज़रूरी है? और वो एक कौन है इंडियन, मतलब फादर या मदर? जो इंडियन ओरिजिन का है वो फादर होना चाहिए या मदर? सोचो सोचो लॉजिक, जरूरी थोड़ी है। क्या ज़रूरी थोड़ी है? इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये हुआ था ना 1947 में, जो यहाँ पे रही है, जो अपनी मर्जी से चाहते रहना, वो यहाँ पे रह सकते हैं। चलो मान लो 2 अंग्रेज हस्बैंड वाइफ रह गए यहाँ पे, ठीक है, 2 कपल एक रह गया, उनका जो बच्चा वो एंग्लो इंडियन है या वो यूरोपियन है? एंग्लो इंडियन हो गया। डेफिनेशन क्या है, वही तो सारी गेम है। हाँ, आप क्या समझ लेते हैं एंग्लो इंडियन? आपने वो देखा है जेमी आल्टर, क्रिकेट की वो देता है, उसके पापा भी तो फेमस हैं, वो बॉलीवुड की मूवीज़ में आते थे ना, क्या नाम है उनका? सर्च करना जेमी ऑल्टर, JAMIE ऑल्टर। 40 मिनट हो गए ऐसे ही फालतू। जेमी ऑल्टर, दिखाना, ऐसे लिखना जेमी ऑल्टर फादर, जेमी ऑल्टर फादर, मैं उसका नाम भूल गया, जेमी ऑल्टर फादर, देखा ना इनको मूवीज़ में, गुंडा बनते थे, है ना, देखा है ना? अब ये इनकी फादर मदर दोनों यूरोपियन है या मदर इंडियन है? ये एंग्लो इंडियन है। कल एंग्लो इंडियन की प्रिसाइज डेफिनेशन, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी टर्म्स है ना, जितनी भी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, उनकी सबकी डेफिनेशन किस आर्टिकल में लिखी है? सारी जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, एंग्लो इंडियन हो गया या किसको शेड्यूल कास्ट मानना है, किसको शेड्यूल ट्राइब मानना है, ये सारी डेफिनेशन किस आर्टिकल में लिखी हैं? आ जाएगा किसी भी साल ये क्वेश्चन। उस आर्टिकल में 25 क्लॉज हैं, ये नहीं सुना आपने? 366, इस आर्टिकल में सबकी डेफिनेशन लिखी है। तो कल आप इस आर्टिकल में जाके एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन पढ़ के आओगे। अब तो हटा दी होगी क्योंकि अब एंग्लो इंडियन रहा नहीं ना, लेकिन जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन होगा पढ़ के आना अच्छे से। 360 से छोड़ो, ये तो ऐसे एंडलेस है, ये हेडिंग डालो। मैं आपको ये बता रहा था कल हम कहाँ पहुँचे थे, बैटल, पोर्तुगीज़ का रूल ख़त्म हो गया ना, तो बेसिकली इसके बाद पता क्या क्या होगा, अभी हमने क्या क्या करना है नेक्स्ट, डच का बिल्कुल ब्रीफ सा रूल देखना है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ पहले देख लो, फिर फ्रेंच आएंगे इंडिया में, ठीक है, फ्रेंच का रूल देखना है, फिर ब्रिटिशर्स आएंगे, इनका देखना है, और इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट होगी जिसको कहते हैं कार्नाटिक वॉर्स, ठीक है, ठीक है। सिराजुद्दौला कार्नाटिक वॉर में नहीं था, वो जब ब्रिटिशर, पहले इन दोनों की लड़ाई होगी ना, फिर ब्रिटिशर्स भी तो लड़ेंगे ना अलग से, तो बंगाल में जब बैटल ऑफ प्लासी होगी वहाँ पे ब्लैक होल ट्रेजेडी होगी, ठीक है। ये यूरोपियन ही तो चल रहे हैं, ये कहाँ के हैं? क्या थे वो? पोर्तुगीज़, डच, इंग्लिश, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा। इसके बाद हमने आ जाना था, ये यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट हो जानी थी, फिर हमने आ जाना था प्रिंसली स्टेट्स पे। सबसे पहले हमने स्टार्ट करना था उसमें बंगाल से, जिसमें बैटल ऑफ प्लासी वगैरह, फिर मैसूर, फिर अवध, उसके बाद पॉलिसीज़ वाइज सब्सिडरी अलायंस ऐसे। पर अभी वही है सारी। अभी आज एक बार वो जो चार्ट था ना एक्ट्स वाला, वो करना है एक बार डिटेल से, उसके बाद इस पे आ जाएंगे। तो आपने पेज छोड़ने पे ये सीधे कर लो कंटिन्यू, मैं आपको बता रहा हूँ ये खत्म होती है चार्टर एक्ट्स, इस पे वापस आ जाएंगे। हेडिंग लिखना, चार्टर एक्ट्स,
चार्टर एक्ट्स। आज की क्लास से एक क्वेश्चन पक्का आना है। अब जो कितना टाइम बचा है, 1 घंटा 10 मिनट, प्लीज़ अलर्ट रहना, ठीक है। पूरे चार्टर एक्ट्स कर रहे हैं, तो 4 हिस्सों में मैंने उस दिन बताया था, ठीक है। यहाँ लिखो रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। सबसे पहले कौन कौन से एक्ट आएंगे इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में? 1773 और 1784, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों है इनका नाम रेगुलेटिंग एक्ट? इलीगल अफेयर्स कंपनी के, ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं। अभी सब पॉइंट्स लिखेंगे। 1773 पहला एक्ट और 1784 दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट डालो हेडिंग। इसके बाद कौन से आए थे? चार्टर एक्ट्स, ठीक है। इसका मैं बैकग्राउंड समझाता हूँ, ध्यान से समझना। देखो, इसके पहले ईयर्स बताओ कौन कौन से हैं। इसके ईयर्स कौन कौन से हैं? 93, 13, 33, 53, ठीक है। लिखो 4 साल, मतलब 4 बार 93, 13, 33 और 93, 1793, 1813, 1833, 1853, ठीक है, ठीक है। अब इसको चार्टर एक्ट क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। यहीं पे हेडिंग डाल लो एक छोटी सी, यहाँ इन्हीं एक्ट से सोशो रिलीजियस रिफॉर्म भी होगा। और इनको चार्टर एक्ट क्यों कहा जा रहा है आपको पता है? इस टाइम में एक बड़ा फेमस रूलर यूरोप में इंपीरियलिस्ट टेंडेंसीज रख रहा है, क्या नाम है उसका? इस एरा में, ये एरा क्या चल रहा है 1790 से 1850, इस टाइम में एक इंपीरियलिस्ट रूलर है यूरोप में, क्या नाम है उसका? क्या? हिटलर है? हिटलर 200 साल जिया क्या? क्या नाम है उसका? बताओ। नेपोलियन ही है, ठीक है, ठीक है ना। तो नेपोलियन ने क्या किया था? नेपोलियन ने ये किया था, जैसे मान लो ये है यूके, ठीक है। नेपोलियन ने बोला था कि आसपास वाली कंट्रीज़ के साथ यूके ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ब्लॉकेड लगा दी थी। तो अब यहाँ पे प्रेशर आएगा ना इनको, जब आप आसपास ट्रेड नहीं कर सकते तो आप बाहर की कॉलोनीज ढूंढोगे ना। एक तो चार्टर एक्ट, एक तो उन्होंने ऐसे ट्रेड करना था, और दूसरा किसी चीज़ ने कंपेल, वही नेसेसिटी वाली बात आ गई, ठीक है। मैं एक सेकंड पॉलिसी का नाम देख रहा हूँ। इसकी पॉलिसी का नाम था एक सेकंड, आपको पता है किसी को जिससे आइसोलेट कर किया था उसने यूके को? क्या नाम था पॉलिसी का? कॉन्टिनेंटल पॉलिसी ऑफ कॉन्टिनेंटल, बोलो। चलो इसको लिखवाऊंगा मैं। इसके बाद जो आएंगे, इसके बाद 1857 में रिवॉल्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्ट्स आएंगे, अब 1853 के एक्ट से क्या बन गया है? लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब जो आगे एक्ट्स आएंगे वो उसी की रीअरेंजमेंट करेंगे, स्ट्रक्चर का, कॉम्पोजिशन का। उनको क्या कहेंगे? काउंसिल एक्ट्स। कौन कौन से हैं वो? 61, 58 वाले को आप अलग रखो, उसने तो, वो तो अलग स्टैंड एलोन एक्ट है। सबसे पहले आएगा 61, 91, 92, 91 का, ठीक है, 1909, ठीक है। काउंसिल एक्ट्स। काउंसिल एक्ट्स क्यों कह रहे हैं इनको? 1853 का जो एक्ट है वो लेजिस्लेटिव असेंबली बना के चला गया 6 मेंबर्स की। अब आगे पूरे जो 30-40 साल हैं उसमें बस कॉम्पोजिशन वगैरह बदल रही है। क्या? पिट्स इंडिया में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बनी थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो 1919 से स्टार्ट होंगे एक्ट,
उनको क्या कहेंगे, अब वो फाइनल ट्रांसफर ऑफ पावर से डील करेंगे, क्या कहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स। ठीक है, ये ब्रीफ ऊपर का फ्रेमवर्क समझ आया। अब हर एक एक्ट के 6 से 7 पॉइंट करें। कितने एक्ट्स हो गए टोटल, 2 हो गए ना, रेगुलेटिंग में 2 हैं, इधर 4, ठीक है, एक 58 वाला 5, 61, 91, 5 3 8 और 19 35 और 47, 8 3 11, तो 11 ऑलमोस्ट 70 से 80 पॉइंट अब मैं लिखवाऊंगा आपको हर एक एक्ट के 7 से 8 पॉइंट्स। और ये ध्यान में रखना कि इससे 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आप, ठीक है, तो प्लीज़ अलर्ट होकर लिखना सारे। हेडिंग डालो, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। फर्स्ट पॉइंट लिखो, बैकग्राउंड। ईस्ट इंडिया कंपनी was in severe financial crisis। देखो ऐसा होता है, आईसीसीआई बैंक का क्राइसिस हुआ था ना पिछले टाइम, तो उसमें बैंक तो क्राइसिस में चला गया था, लेकिन वो इंडिविजुअल जो थी चंदा कोचर वो अमीर थी ना, तो यही काम हो रहा था कि जो कंपनी की बुक्स थी, बैलेंस शीट जिसको कहते हैं, वो तो खाली हो गई थी, लेकिन वो अमीर हो गए थे, तो इसीलिए मैंने लाइन लिखवाई है। क्या आपको ये नहीं लगना, पॉइंट क्या है कि जो ऑफिशियल्स हैं वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट्स खाली हो गई है। पढ़ो लाइन दोबारा, ठीक है। एंड हेंस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 was passed to control the affairs of East India Company, to control the affairs of East India Company। क्या है इसमें हंसने वाला, अच्छा, फर्स्ट पॉइंट लिखो, पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज एस्टैब्लिश्ड। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब इस नाम से क्लियर हो रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से क्या क्लियर हो रहा है कि बंगाल उस टाइम पे इंडिया में 3 वो थी बड़ी एरियाज, क्या क्या, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। अब जब एक पोस्ट क्रिएट की गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इससे क्या हुआ, हाँ लिखो, गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर now subordinate to the governor of Bengal। कौन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहला, रॉबर्ट क्लाइव, अच्छा लिखो, वारन हेस्टिंग्स। रॉबर्ट क्लाइव कौन था, ठीक है, नेक्स्ट लिखो, स्टार मार्क करना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। क्या होता है जुडिकेचर, एडजुडिकेशन क्या होता है, एडजजमेंट क्या होती है, जुडिकेचर होता है जो वही बाउंड बाय प्रिंसिपल्स होता है ना, जो एविडेंस एक्ट वगैरह। एडजजमेंट क्या होती है,
एडजर्नमेंट नहीं, एडजमेंट। लिखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट कैलकाटा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, इसको कोर्ट ऑफ जुडिकेचर भी कहते हैं, JUDICATURE, एस्टैब्लिश्ड। और कभी कभी ऐसे भी लिख देता है, ये जो एस्टैब्लिश हुआ था ना, ये फोर्ट विलियम में हुआ था। आप ब्रैकेट में लिख दो फोर्ट विलियम। पोर्तुगीज ने एक फोर्ट बनाया इंडिया में, उसका क्या नाम था? ये दिमाग में क्लियर रखना कि अभी हम आज एक्ट्स पे आ गए, कल वापस चले जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे पोर्तुगीज ने एक फोर्ट बनाया था इंडिया में, क्या नाम था उसका? इंडिया का पहला फोर्ट कौन, क्या? फोर्ट सेंट, जोर से बोलो, एंजेलो। ठीक है, ठीक है, आगे स्टार मार्क करके लिखना। दिस एक्ट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम इन्वॉल्विंग इन प्राइवेट ट्रेड। ठीक है, अब से वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टार मार्क करके, इट एस्टैब्लिश्ड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर गवर्नर जनरल कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? 4 या 6, सोचो। 5 कौन है? सर ये तो उसने लेजिस्लेटिव का 6 बनाए थे, यहाँ पे से 4 बनाए जो उसको असिस्ट करेंगे। देखो अब समझो पिक्चर क्या चल रही है। 4 है, 4 लिखो, 4 मेंबर्स। अभी कितनी दूर है यूएस से, यूके इंडिया से? 8000 किलोमीटर लगा लो। तो 8000 किलोमीटर दूर एक पार्लियामेंट में ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपने 4 बंदे रखवा लेंगे और हम इस बंदे को कंट्रोल कर लेंगे। अगर पूरी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी करप्ट है तो गवर्नर भी तो करप्ट होगा ना किसी एक्सटेंट तक, ठीक है। अब क्या हुआ कि गवर्नर जब भी डिसीजन लेते थे ना, ये डिसीजंस, तो अब ये 4 थे, इन चारों को भी ये घूस दे के अपनी तरफ मिलवा लेता था। पॉइंट समझो इस एक्ट का ड्रॉबैक क्या है, यही पॉइंट्स हैं इस एक्ट के, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जब बन गई ना, तो अब क्या होता था कि मान लो कोई डिसीजन लेना है उन्होंने, ठीक है, इसको चाहिए, इस बंदे को, गवर्नर जनरल को यहाँ पे मेजॉरिटी डिसीजन की, ठीक है। अब ये डिसीजन की जब मेजॉरिटी चाहेगा तो इनको भी पैसे देगा। तो जो जिस चीज़ के लिए कंट्रोल करना चाह रहे थे वो अब करप्शन और मैसिव स्केल पे होने लग पड़ी। पॉइंट समझ रहे हो? इस चीज़ को काउंटर करने के लिए 84 का एक्ट, इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट की पहली लाइन लिखाई जाती है, इट वॉज इनेक्टेड टू क्यूरेट मतलब सही करना द एनॉमलीज ऑफ द 73 का एक्ट। समझ रहे हो पूरा पॉइंट? ये जो बंदे आ गए थे ना, अब ये इनको घूस देने लग पड़ा था। तो अब जब भी किसी बॉडी को काउंटर करना हो, जैसे किसी भी बॉडी को, जैसे किसी बॉडी को काउंटर करना हो, तो आप पैरेलल में एक बॉडी क्रिएट कर लो और उसका जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लो। इस बॉडी को क्या कहेंगे? जो नई बॉडी बनेगी 84 के एक्ट से, जो चेक क्या एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो ऑलरेडी ये है ना। तो मैंने आपको क्या बोला, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 11 साल काम किया है ना। इन लोगों को लगा कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 बंदे हैं ना जो हमने रखे हैं, वो खुद ही करप्ट होते जाते हैं, ये इनको घूस दे देता है। इसके लिए एक नई बॉडी, इस चीज़ को काउंटर करने के लिए एक नई बॉडी बनी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। पॉइंट समझ रहे हो पूरा ये क्या बता रहा हूँ मैं? 73 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी। मैं यहाँ पे यूके में बैठा हूँ इस टाइम। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मैंने क्यों बनाई थी कि यार 4 बंदे हैं, मेजॉरिटी से डिसीजन लेंगे। अब वहाँ पे क्या होने लग पड़ा उल्टा, कि वो उनको पैसे देने लगा 4 बंदों की, तुम बस मेजॉरिटी में डिसीजन लो तो मिल बांट के खा लेंगे सारे, ठीक है। अब क्या हुआ, इस चीज़ को से पार्लियामेंट दुखी हो जाएगी, तो उन्होंने एक पैरेलल नई बॉडी क्रिएट कर दी। क्या नाम था उसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब से 84 के एक्ट से सारे स्ट्रेटेजिक फैसले जो हैं वो लेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और सारे टेक्टिकल, क्या मतलब होता है इन 2 टर्म्स का? नहीं, टेक्टिकल तो लेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मैं आपसे इन 2 टर्म्स का मतलब पूछ रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल। ऐसे ही लिख के आएगा पेपर में।
स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स में क्या फ़र्क होता है? स्ट्रेटजी को प्लान बनाना, स्ट्रेटजी होता है प्लान बनाना, टैक्टिक्स स्ट्रेटेजिक होता है लॉन्ग टर्म ब्रॉडर व्यू से, टैक्टिकल होता है ऑन फील्ड शॉर्टर पर्सपेक्टिव से। तो जो भी बड़े बड़े फैसले होंगे वो अब लेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और जो डे टू डे रोज का काम है वो लेगा कौन? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की भी कॉम्पोजिशन बदली जाएगी 84 के एक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट लिखो पिट्स इंडिया एक्ट। सर इसके बीच में एक और टैग बना जाए। वो नहीं है, जो ये है बस यही लिखते चलो बस। लिखना द पिट्स इंडिया एक्ट वॉज इनेक्टेड, ब्रैकेट में ईयर लिखा, ईयर क्या है पिट्स इंडिया एक्ट का? 1784 वॉज इनेक्टेड टू correct the anomalies of the dash, क्या क्या बोल रहे हो आप? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और एनोमली सबसे बड़ी, ये फोटो बना लिया करो प्लीज, ये सबसे बड़ी एनोमली क्या थी? करप्शन बढ़ गया कहाँ पे? इंडिया में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब करप्शन हो रहा था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द पिट्स इंडिया एक्ट सेपरेटेड कंपनीज पॉलिटिकल, ब्रैकेट में लिखना स्ट्रेटेजिक एंड कॉरपोरेट, यहां पे लिखना टैक्टिकल। अगर आप एक किसी देश की बात करो ना, इंडिया की बात करें, तो हमें पीओके कब एनेक्स करना है, एक स्ट्रेटेजिक फैसला है, बड़ा फैसला है। लेकिन टैक्स रेट 22% हो गए, 23% टैक्टिकल फैसला है। सेम चीज़ वहाँ चल रही है, तो पॉलिटिकल और कॉरपोरेट अलग अलग कर दिए। ठीक है, ये लिखो, इट सेपरेटेड ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिटिकल एंड कॉरपोरेट एक्टिविटीज़। पॉलिटिकल में ब्रैकेट में क्या लिखना है? स्ट्रेटेजिक एंड कॉरपोरेट में। ठीक है, फॉर मैनेजमेंट ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स ए बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज एस्टैब्लिश्ड। A body called Board of Control was established और मैनेजमेंट ऑफ political strategic affairs. It was a 6-membered body. Dash was appointed as the president of board of control. किसको बनाना चाहिए? इस डैश में समझ रहे हो? अभी मैंने आपसे पूछा नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो सेपरेट बॉडी बनी, ठीक है, वो क्यों बनी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल? कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो भ्रष्ट हो चुकी है उसको कंट्रोल करना है। अब कॉमन सेंस से बताना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो वो है हेड है प्रेसिडेंट, वो इंडिया का बंदा होना चाहिए, यहाँ का, इन्होंने यूके का है ना। कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या? हाँ क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो प्रेसिडेंट था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। बाद में आया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बाद में आया, कौन सा बाद में आया था? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
यही है, अभी करेंगे। आगे लिखना, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर डिक्रीज्ड टू 3। अब आप मेरे को समझाओगे, 4 से जब 3 कर देते हैं मेंबर्स, तो उससे करप्शन कैसे चेक में होगी? पहले 4 थे यहाँ, फिर 3 हो गए, करप्शन कैसे चेक में आ गई उससे? एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से टैकल किया। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, या कोई पूछेगा कि पिट्स इंडिया एक्ट ने कैसे 73 की एनोमलीज को करेक्ट किया था। एक तो ये कि इसका जो एक तो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स कौन अब संभालेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसका हेड कौन है? उधर बैठता है वो सेक्रेटरी, ठीक है। दूसरा, इसके जो बंदे थे गवर्नर के अलावा 4, वो 3 कर दिए। उससे फ़ायदा क्या हुआ? कम करके क्या हो गया? चलो ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो। सर देखो, हाँ चार बोल। अगर 4 बंदे होंगे, हाँ 2 बंदे मानेंगे, 2 बंदे नहीं मानेंगे। ठीक है, उससे तीन क्या में हो? से- तीन में से 3-2 का बन जाएगा, हाँ, मेजॉरिटी से डिसीजन आ गया। और अगर 4 होंगे तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा ना 2-2 का। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन फॉलो करता है ये? क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। क्या कहते हैं इसको? नेक्स्ट लिखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। बताओ वाइसरॉय की पोस्ट इसी में आई थी, पिट्स में आई थी। किसमें? पिट्स में। वाइस रॉय? हाँ, वाइस रॉय आएगी 1858 में। फिर हमने यहाँ लिखा था वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर डिक्रीज टू 3। मैंने वाइस रॉय लिखा दिया क्या? सॉरी सॉरी, गवर्नर जनरल करो उसको, सॉरी। ये पूछ लिया करो ना ऐसे। और कुछ तो नहीं गलत हो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर इसमें नहीं आया था। इसी में? इंडिया का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं, वहाँ भी तो बैठता है ना एक। ये यूके में बैठेगा या इंडिया में यूके में। आपको मैंने क्या समझाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल में? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्यों बना है? बैठेगा? एक इंडिया में भी आएगा ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्यों बना है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंट्रोल करने के लिए। हाँ, तो उसका बनाया क्यों था? कि हम यहाँ से कठपुतली की तरह उसको चला सकें, तो वो वहाँ बैठेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अच्छा, कोई पूछे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो क्या मारोगे? ये 4 नाम लिख लो, एक डब्बा बनाओ, एक लिखो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, अगला लिखो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अगला लिखो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और लास्ट में फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। चारों के नाम लिखो, लिखो लिखो अपनी कॉपी में। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया।
वो जो पॉलिसी था ना नेपोलियन की, उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल पॉलिसी। वो थी कि आपकी जो एनिमी कंट्री है ना, उससे उसके यूरोप मतलब नेबर से ट्रेड ख़त्म कर दो, ठीक है। तो फिर समझ रहे हो ना, 1790s के बाद क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल पॉलिसी आ गई। जो चार्टर एक्ट्स का है उनका बैकग्राउंड बता रहा हूँ। फर्स्ट तो रेगुलेशन होगी ना कंप्लीट, दोनों एक्ट्स की होगी। ये लिख ली चार नाम, क्या क्या है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन, क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है ना, लिख लो, बोलो। वो वह हेस्टिंग्स, 1773 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कैनिंग, फिर इसका बताया कि 4 से 3 क्यों कर दिया, 4 से 3 क्यों कर दिया, कैसे इम्पैक्ट। वही है मेजोरिटी वाला। मुश्किल हो जाता है ना आपको इन्फ्लुएंस करना। जब चार थे तब हर बंदे की सपोज रिलेटिव पावर 0.25 है, जब 3 हो गए तो 0.3 थी, तो बंदा वैल्यूएबल फील करता है ना। 2 एक्ट्स रेगुलेटिंग ख़त्म हो गए ना। अब चार्टर एक्ट से पहले एक यहाँ पे कॉन्टिनेंटल पॉलिसी है नेपोलियन की। ये है कि मतलब आपकी अपनी उसको नेबर एनिमी कंट्री को उसका नेबरिंग कंट्री से ट्रेड कट ऑफ कर दो। जब ट्रेड कट ऑफ करेंगे फिर क्या होगा, वो कहीं और कॉलोनी सीख करेगी ना ट्रेड करने के लिए, आप फिर चार्टर के थ्रू उनको परमिशन दोगे, ठीक है। इसीलिए चार्टर एक्ट्स आ रहे हैं। ये ऐसे बस एक ये डायग्राम बना लेना, आपको क्लियर हो जाए कॉन्टिनेंटल पॉलिसी। पॉलिसी के अंदर लिखना क्या है, कुछ नहीं लिखना है, वो अभी आ जाएगा अभी। लिखना आगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, बैकग्राउंड लिख दो, नेपोलियंस कॉन्टिनेंटल पॉलिसी। इसमें थोड़े कंपनी रिलेटेड फीचर ज़्यादा हैं, समझ रहे हो, मतलब पैसे रिलेटेड। क्यों, क्योंकि अब बंद कर दिया ना, तो अभी कंपनी को छूट देंगे कि आप मतलब करो एक्सपैंड जितना ट्रेड कर रहे हैं। लिखना फर्स्ट पॉइंट, दिस एक्ट वॉज इन्वर्टेड कॉमा पास्ड विद मिनिमल ट्रबल। दिस एक्ट was passed with minimal trouble. Next, company's trade monopoly was extended by a further period of 20 years. वॉज एक्सटेंडेड बाई ए फर्दर पीरियड ऑफ 20 साल, मतलब ब्रैकेट में लिखो 93 से 1813, 93 से 1793 से 1813। अब क्योंकि इस टाइम पे ये पक्का है कि आपको ट्रेड करना है, क्योंकि आसपास के सारे चैनल्स बंद हैं, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नर को एक स्पेशल पावर मिली कि अब आप मेजॉरिटी के चक्कर में नहीं पड़ना, आप लो डिसीजन जैसे लेने हैं। तो स्टार मार करके लिखना, द गवर्नर जनरल, दोनों पॉइंट्स अभी स्टार मार कर लिखना, द गवर्नर जनरल वॉज ग्रांटेड एक्सटेंसिव पावर्स ओवर सब ऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज। एक्सटेंसिव पावर क्या होती है, एक्सटेंसिव पावर ओवर सब ऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज।
सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट समझ रहे हो? आपको ट्रेड करना है, अब कोई हमें रास्ते में बंदिश नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन सर्टेन, नहीं लिखा गया, इन सर्टेन स्पेशल केसेस, इन सर्टेन स्पेशल केसेस द गवर्नर जनरल कुड इवन डिसरिगार्ड द मेजॉरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। याद रखना इस बात को। और पूरा गेम, पूरी ये चीज़ों की जिस्ट कहाँ से आ रही है? पैसा, बिना पैसे कुछ नहीं होगा। द मेजॉरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या यार, मेरे को खुद नहीं याद है क्या बोल रहा। अब वो डिसरिगार्ड कर सकता है मेजॉरिटी, समझ रहे हो? ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, जो पहले बताई मैंने, उसमें मैंने आपको भी मेंबर्स नहीं बताए, अभी आगे बता दूंगा। उसमें एक मेंबर होता था कमांडर इन चीफ। कौन होता है कमांडर इन चीफ? अभी इंडिया का कमांडर इन चीफ कौन है? अभी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर इन चीफ कौन है? जोर से क्यों नहीं बोलते आप? पांडे कोहली। एक लाइन बोल रहा हूं मैं, एट प्रेजेंट हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। भगवान के लिए ये सब नहीं बोला करो, नाम पता है तो बोलो। कौन है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर इन चीफ? कौन है इस टाइम? पॉलिटी पढ़ ली? और क्या, प्रेसिडेंट नहीं होता कमांडर इन चीफ इंडियन आर्म फोर्सेस का? कौन होता है इंडियन आर्म फोर्सेस का कमांडर इन चीफ? पता है ना आपको ये बात? ठीक है, तो उस टाइम पे अगर कल को यूपीएससी यही लाइन दे दे ना, तो भगवान के लिए मार आना प्रेसिडेंट। जैसे आप क्या बोल रहे हो, मान लो इधर मैं मनोज पांडे बोल रहे थे ना आप, अगर मैं मनोज पांडे देता तो आप मनोज पांडे मारते? प्रेसिडेंट है, लेकिन आप बोल रहे हो कि ऐसे कमांडर इन चीफ जो है इस टाइम इंडियन आर्म फोर्सेस का, वो आर्मी का चीफ है, प्रेसिडेंट है ना? एग्री कर रहे हो ना इस बात से? किसी को डाउट है इस पे? आपको है? हाँ, मिलिट्री पावर्स आती हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स, मिलिट्री पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स। आज ही पढ़ी हैं? चलाया कभी तो चलाया करो। मैं आप क्या, हाँ हाँ, मैंने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, उसमें आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस मतलब आर्मी नहीं, आर्म्ड मतलब फोर्सेस मतलब जो आर्म्स यूज़ करती है, नेवी भी है वो, आर्म्ड फोर्सेस में तीनों आती हैं, है ना? तो मैं आपको बोल रहा था कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, इसमें कमांडर इन चीफ बैठता था उस टाइम का, ठीक है, मिलिट्री चीफ, ठीक है। इस एक्ट ने उसको बाहर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि वो थोड़े रोब से बैठता होगा ना उस काउंसिल में, तो अब इनको बदतमीजी नहीं चाहिए, ठीक है ना? नेक्स्ट लिखो, द कमांडर इन चीफ वॉज नो लॉन्गर द मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। द कमांडर इन चीफ was no longer a member of Governor General's Executive Council। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट के साथ समझा रहा हूँ, प्लीज़ ये पॉइंट्स याद रखना। स्टोरी के साथ आपको स्टोरी के साथ ही बता रहा हूँ, ठीक है? एक चीज़ और ध्यान में रखना, 1793 के आसपास ना एक गवर्नर जनरल आएगा इंडिया में। क्या नाम है उसका? 1793 के पास एक बड़ा फेमस गवर्नर जनरल आएगा, कोड देगा वो, एक कोड, कॉर्नवालिस, ठीक है? कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड बेसिकली किस किस से रिलेट करता है? एक तो
जो भी जैसे मुस्लिम लॉ चल रहा था, एक उसने सिविल लॉ का कोड बनाया, ठीक है, दूसरा उसने जुडिशरी लोअर लेवल्स पे वो करी रीऑर्गेनाइज। इस एक्ट ने उन दो चीज़ों को भी मतलब अपने क्या कहते हैं उसको, इस एक्ट ने इन दो चीज़ों को भी एक्नॉलेज किया। तो नेक्स्ट 2 पॉइंट लिखो। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल लॉ इन इंडिया। वो ब्रैकेट में लिखना कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस पे 15 नंबर का मेंस में क्वेश्चन आया हुआ अलग से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कॉर्नवालिस करेंगे। नेक्स्ट लिखो। दिस एक्ट रीऑर्गेनाइज्ड द कोर्ट्स एंड रीडिफाइंड देयर जुरिस्डिक्शंस। Last point, senior officials of the company were now forbidden from leaving the country without permission. बिना बताए देश नहीं छोड़ेंगे। जैसे आज के टाइम पे ये किसको मिला हुआ है ये सज़ा? विजय माल्या को मिली थी ये, जो कोई करप्ट करता है। क्यों? क्योंकि आर्यन खान को मिली थी पहले उस टाइम पे जब वो केस में। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, बिना बोले नहीं जा सकता। 17 कि अब से सीनियर ऑफिशियल जो है कंपनी के, वो बिना बताए देश नहीं छोड़ेंगे। कौन सा देश? इंडिया। कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो? मैं फिर बोल रहा हूँ, बीच में नेपोलियन का आ गया ना पंगा। ये पूरे पॉइंट जो लिखा है ना मैंने आपसे, एक बार पढ़ो इनको दोबारा, और दिमाग में ये रखना कि हमें ट्रेड एक्सपैंड करना है, ट्रेड एक्सपैंड करना है। 1793 के एक्ट पे यूपीएससी अभी घुस के पूछती नहीं है। यूपीएससी के जो फेवरेट एक्ट है ना, वो है 1784, पिट्स 58, 1919 और 1935। हो गया? नेक्स्ट लिखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब पहले क्या हो रहा था, वो चाह रहे थे कि यूके है ना, यहाँ पे किस बात की हंसी आ रही है? ये है ना यूके, ठीक है, तो यूके इन्होंने कंपनी को बोला कि तुम पैसे कमाओ, जितने कमाने कमाओ, पर कंपनी अभी भी इनको पैसे कमा के नहीं दे रही। इन्होंने बोला कि अब से इंडिविजुअल मर्चेंट्स भी इंडिया जा सकते हैं पैसे कमाने। अभी तक कंपनी जा रही थी ना, कंपनी कौन सी है ये? कंपनी जा रही थी ना अभी तक, अब से इंडिविजुअल मर्चेंट्स भी जाएंगे, क्योंकि पैसा यहाँ पे टोटल ब्लॉक इस टाइम पे तो पीक पे है उसकी कॉन्टिनेंटल पॉलिसी, ठीक है। अब से मर्चेंट्स भी जाएंगे, इंडिविजुअल मर्चेंट्स, ठीक है। पर कंपनी ने बोला ऐसे तो नहीं काम चलेगा, हम वापस आ जाएंगे अगर आप इंडिविजुअल, क्योंकि फिर वो मोनोपोली चली जाती है ना।
कंपनी ने बोला फिर कि आप किसी किसी चीज़ में हमारी मोनोपोली छोड़ दो। वो क्या दो चीज़ें जिसमें मोनोपोली छोड़ दी उनकी? किसमें? चाइना में टी। एक तो टी थी और दूसरा ट्रेड विद चाइना। आपने मिक्स कर दिया दोनों, चाइना में टी। आप समझ रहे हो? देखो ऐसा है कि 1793 के एक्ट में इन्होंने सोचा कि कंपनी से पैसा कमवाते हैं टोटल, क्योंकि हमारे यहाँ तो ब्लॉकेड हो गई है। अब क्या हुआ, 20 साल में कंपनी ने नहीं दिया होगा इनको कमा के ज़्यादा पैसा, तो इन्होंने इंडिविजुअल मर्चेंट्स को भी लगने लगा कि कंपनी सिर्फ नहीं जाएगी, हमने भी कमाना है। तो इन्होंने खोल दिया कि आप भी जाओ, तो मोनोपोली ख़त्म कर दी। अब सारे आएंगे इंडिया कमाने पैसा, इंडिविजुअल मर्चेंट्स भी और ईस्ट इंडिया कंपनी भी। लेकिन फिर कंपनी कहने लग पड़ी होगी कि मैं वापस आ रही हूँ, क्योंकि मतलब मेरी मोनोपोली ख़त्म हो रही थी। ठीक है, याद करने का ही ऐसा कुछ बातें थोड़ी हो रही है वहाँ पे। ठीक है, अब दो चीज़ों पे इसीलिए कंपनी की मोनोपोली उन्होंने छोड़ दी। वो दो चीज़ें क्या थी? टी और दूसरा ट्रेड विद चाइना। ये मेन पॉइंट्स हैं इसके। इसके अलावा एजुकेशन के लिए क्या क्या थे वो मैं लिखवा दूंगा, वो तो आई थी। ठीक है, ये मेन समझ आया? उड़ गया ना सबका? वैसे आपको आया समझ? करना एक्सप्लेन ये क्या हुआ था 1830 में। आपको आया? थोड़ा थोड़ा करो फिर एक्सप्लेन। एक ही तो पॉइंट समझा रहा हूँ ना मैं हर एक एक्ट में, ऐसे तो बड़ी चीज़ें समझाने पर सबसे स्ट्रेटेजिक वाला पॉइंट करो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कोशिश करो। अगला आपसे पूछूंगा, सोच लो क्या हो गया था 1793 वाले एक्ट से क्या हुआ था? 1793 वाले एक्ट में वहाँ ब्लॉकेड लगी, ठीक है, कॉन्टिनेंटल पॉलिसी से। तो इन्होंने बोला कंपनी को, वो जो सारे पॉइंट्स लिखवाए कि कंपनी आराम से ट्रेड कर सके। 20 साल में कंपनी ने इनको नहीं दिया होगा पैसा कमा के। इन्होंने बोला कि कंपनी के बस का तो नहीं है, अब इंडिविजुअल मर्चेंट्स को भी हम जाने दे रहे हैं, लाओ जितना पैसा लाना है लाओ। ठीक है, अब इंडिविजुअल मर्चेंट जब गए तो कंपनी को बुरा लगेगा ना, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया। अब इंडिया में उसकी मोनोपोली जा रही है, तो उसको खुश करने के लिए दो चीज़ों पे उसकी मोनोपोली रहने दी, टी और ट्रेड विद चाइना। और ये सारी चीज़ें क्यों खोली जा रही हैं? क्योंकि कॉन्टिनेंटल पॉलिसी ऑफ नेपोलियन, जिसने उस आसपास की कंट्रीज़ में जो ट्रेड नहीं कर सकता यूके, इसलिए यहाँ आ रहे हैं ना ट्रेड करने। ट्रेड विद चाइना, अब वो नहीं मेरे को पता चाइना के साथ किसका होता था। लिखवाता हूँ मैं आप। चाइना के साथ टी रखा था। अच्छा, तो चाइना में आप ये जो बोल रहे हो अभी कॉटन राइस, प्लीज़ अभी इस बात पे फोकस करो कि जो स्टोरी चल रही है ना वो क्या है। ये चावल है या दाल, वो हो जाएगी कि किस चीज़ पे मोनो, जो स्टोरी चल रही है ना, जो आपने किसी को एक्सप्लेन करनी होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। ये जो मैं समझा रहा हूँ ना ऐसा क्यों हो रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो दुआ ये तो चलो आप रट भी लोगे कल को, प्लीज़ स्टोरी लाइन पे फोकस करो। ठीक है, लिखना चार्टर एक्ट ऑफ 1813। बैकग्राउंड, ड्यू टू नेपोलियंस कॉन्टिनेंटल सिस्टम, लिख ही लो क्या था कॉन्टिनेंटल सिस्टम, ऐसे तुम भूल ही जाओगे, लिखो ब्रैकेट में। दिस सिस्टम प्रोहिबिटेड द इम्पोर्ट, द ब्रिटिश इंपोर्ट्स इनटू फ्रेंच टेरिटरीज। और फ्रेंच टेरिटरीज उस टाइम पे सारी थी आसपास, नेपोलियन के टाइम पे पूरा यूके के आसपास फ्रेंच टेरिटरीज ही थी, टेरिटोरीज इनटू फ्रेंच टेरिटरीज। ये था क्या कॉन्टिनेंटल सिस्टम। क्या थी लाइन? ड्यू टू नेपोलियंस कॉन्टिनेंटल सिस्टम, ब्रिटिश ट्रेडर्स and merchants suffered heavily because only the company had the monopoly बोलना पूरी लाइन। ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड
पूरी स्टार्टिंग से बोलनी है। suffered heavily because ओनली द कंपनी हैड द मोनोपोली ओवर एशियन ट्रेड, ब्रैकेट में इंडिया लिख दो। इन 20 सालों में 93 से 1813 में जो नॉर्मल जो ऐसे ही दुकान पे बैठते होंगे उनको लगा कि कंपनी बस जाती है मोनोपोली करने, हम तो अगल बगल की कंट्रीज़ में भी नहीं बेच पा रहे क्योंकि कॉन्टिनेंटल सिस्टम है, हम क्या करें। ठीक है, 10 द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी was dissolved and British merchants and traders were now allowed to trade. Traders were now allowed to trade on in an individual capacity under a strict licensing system. मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको जो मैं हिंदी में बताता हूँ कहानी वो समझ आती है तो फिर इंग्लिश में वर्ड्स कैसे आपके रिलेट नहीं होते? समझ रहे हो? मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि दोबारा रिपीट, अगर मान लो मेरे उसमें गलती हो गई कुछ तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो, आपको कहानी तो समझ आ गई ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखो फिर भी मैं बोल रहा हूँ। कहाँ पे पहुँचे थे आप? अंडर ए स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। समझ आई ये पूरी इंग्लिश? ठीक है, हिंदी पर ज़्यादा जरूरी है बोलना। strict licensing सिस्टम STRICT अंडर ए स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। However, to appease the company, appease क्या होता है? अपीज का स्पेलिंग, एक सेकंड, आप अपीज का स्पेलिंग सुनाना। APPES होता है। हाँ, APPE। आप हिंदी में लिख दो खुश करने के लिए, छोड़ो अपीज, आप लिखो कंपनी को खुश करने के लिए। ठीक है, अपीज द कंपनी, कंपनीज मोनोपोली ओवर 2 थिंग्स वॉज रिटेन्ड। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? खुश भी तो करना, नहीं तो वही वापस आ जाएंगे अपना सारा कारखाने छोड़ के। ओवर 2 थिंग्स, 2 चीज़ों पे वॉज रिटेन्ड। क्या है वो 2 चीज़ें? हंसी किस बात की है? -2 हो जाएंगे बिना बात के। एक दूसरा टी हो गया, दूसरा ट्रेड में चाइना। हाँ लिखो, टी, पहला टी और दूसरा ट्रेड विद चाइना। चार्ट ट्रैक पे हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, मजाक नहीं कर रहा। और अब जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऐसे नहीं आते कि इनमें से किस चीज़ पे मोनोपोली, वो ऐसे बोलेगा कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट, और कहानी पूछता है, वो सारी स्टेटमेंट टाइप आते हैं। आप करना जाके पीवाई की आज क्या ठीक है, ये पॉइंट तो सबको पता होता है। आगे लिखना, अभी 1640 पे छोड़ दूंगा, 440 पे, उसमें जितने हो गए। 240 पे स्टार्ट किया था ना, तब तो नहीं बोला कभी आपने। नेक्स्ट लिखना, स्टार मार करके ₹1 lakh were granted for the education of Indians। किसी साल में इन्होंने पूछा था, मैं कॉलेज जो था ना वो 33 के एक्ट में आएगा, इन्होंने किसी साल पूछा था, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम बाई
इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1833 दैट ब्रिटिशर्स प्रोवाइडेड मनी फॉर एजुकेशन। तो एक गलत बात है, इसीलिए ये 1 लाख को अंडरलाइन कर लो इस चीज़ को, ठीक है। आगे लिखो। ए फाइनेंस, एक क्वेश्चन है मेरा। बोलो सर ये रुपीस उस टाइम पे थे हमारे इंडियन करेंसी वाले, क्या इंडियन करेंसी वाले 1 लाख रुपए थे ना उस टाइम पे। मतलब ये ज़्यादा हो गए। डॉलर यहाँ पे तो वो रुपये में नहीं डील करेंगे। तब हाँ मतलब रुपीस था हमारा। मैंने आपको रुपया कब, किस डायनेस्टी ने स्टार्ट किया था रुपया? मुगल ने किया था। मुगल ने किया था रुपया स्टार्ट। किस डायनेस्टी ने रुपया स्टार्ट किया था? दिल्ली सल्तनत ने किया था। हाँ उसी ने किया था। देखना कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल का है, गलत पे ऊपर। रुपया शेर शाह सूरी ने स्टार्ट किया था। मगर वो कैसे चेंज कैसे होगी? यहाँ आके कैसे कैसे पाउंड क्यों करेंगे पाउंड में? क्या आपको लॉजिक लग रहा है? अपनी थोड़ी डील करना है, लोकल से भी तो डील करना है ना। ये लोकल्स पूरे लोकल करेंसी में चल रहे हैं और आप यहाँ पाउंड में डील करोगे। क्या बोल रहे हो? वो जब आएगी ट्रेन नॉवेल तब देख लेंगे। आगे लिखना। ए सेपरेट फाइनेंशियल ग्रांट was also made available for, स्टार मार्क करना, revival of Indian literature and promotion of science. A separate grant for revival of Indian literature and promotion of science was also made available. Next point, this act granted permission to Christian missionaries to come to India and engage in religious activities. And engage in religious activities. ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, 1 लाख रुपया जो एजुकेशन का दिया और क्रिश्चियन मिशनरीज का इंडिया आना, क्या इन दो में कुछ रिलेशन है? सोचना पहले दिमाग में। ये दो चीज़ें एक साथ एक एक्ट में डालने का कोई रिलेशन है? सोच लो पहले ही अभी 2 सेकंड में। आपको पक्का गलत है, मैं 100% बिना सुने ही बोल रहा हूँ। 5 सेकंड में बोल दिया। हाँ अभी मैंने पूछा ही नहीं, अभी सोचो पहले आप। मैं बोल रहा हूँ एक ही एक्ट में 2 चीज़ें डाली, क्रिश्चियन मिशनरीज भी जाओ और एजुकेशन भी करो मॉडर्न, और प्लस वो लिटरेचर वगैरह। इन 2 का रिलेशन सोचो, 2-3 मिनट से सोचो अभी। आप बताओ।
सही बोल रहे हैं? वेस्टर्न एजुकेशन। बोलो आप, ये क्या है? साइन लैंग्वेज पूरी इधर चल रही है। समझ गया ना, सही बोला इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर, कोई आपसे पूछे कल को इनको चार्टर एक्ट्स क्यों कहते थे, तो आपके मुंह से पहला वर्ड निकलना चाहिए कि कंपनी के चार्टर एक्सटेंड हो रहे थे 20-20 साल से, और ये अगर आपने नेपोलियन की कॉन्टिनेंटल पॉलिसी नहीं बोली ना तो फिर सब पानी में गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, स्टार मार्क करके लिखो, ऑल्सो नोन एज सेंट हेलेना एक्ट, SAINTHELENA, सेंट हेलेना एक्ट। यहाँ ही नीचे लिख लो, द आइलैंड ऑफ हेलेना वॉज ट्रांसफर्ड, आइलैंड का नाम है सेंट हेलेना। सेंट हेलेना इंसान थे, उन इंसान के नाम पे एक आइलैंड रखा और वो आइलैंड ट्रांसफ़र किया फ्रॉम द कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। कुछ नहीं आना, ये फालतू बातें हैं। अच्छा बोल दो फिर भी, लिखो, द आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। मैं अभी बता नहीं रहा, कल आपने देख के आना है सेंट हेलेना की लोकेशन वर्ल्ड मैप पे, ठीक है। एक्ट्स क्या, आप एक्ट्स कर लो प्लीज़, क्योंकि मैं अब सारे लेक्चर जितने भी हैं ना, जैसे सपोज 18, 19, 20 हैं, मैं आपको रोज़ एक एक एक्ट रिवाइज कराऊँ। एक्ट से ही क्वेश्चन आने हैं एट द एंड ऑफ द डे, वरना मैंने एक्ट लास्ट के दिनों में रखे थे ना, मैंने इसीलिए आज एक दिन एक्ट के लिए रख दिया। एक्ट से 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल, रिवाइज करवा करवा के सेंस बनेगी उस चीज़ की। इनसे नहीं आते क्वेश्चन, मैं करवा दूंगा कल से वो डच वच कार्नाटिक, और आप सर्च करना, आप आ ही नहीं रहे क्वेश्चन, मैं करवाऊंगा, फिर भी आप ये एक्ट आज कर लो बस। कहाँ पे छोड़ा था हमने कल? कल कहाँ छोड़ा था? पोर्तुगीज़ की एंट्री पे रोका था ना। आज मैं आपको एक बार पूरे एक्ट्स करवा रहा हूँ, कल से हर लेक्चर में एक एक एक्ट रिवाइज कर लेंगे, इसीलिए एक्ट करवाए हैं। एक्ट बड़े ज़रूरी हैं। लिखना आगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखना, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल was now known as गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड डैश was the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लिख लो खुद ही। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, किस एक्ट ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ 4 से 3 कर दी थी? नाम बोला करो ना, 1784 का एक्ट, ठीक है। तो यहाँ अगला पॉइंट लिखो, द 1833 वाला एक्ट इंक्रीज्ड, फर्दर इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल फ्रॉम 3 मेंबर्स टू 4 मेंबर्स। इस वाले ने वापस 3 से 4 कर दी। अगला लिखो, स्टार मार्क करना अब इसको, ठीक है। द एक्टिविटीज, द कॉमर्शियल एक्टिविटीज लिखो, द कॉमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड, मतलब उनकी उस 2 जगह भी मोनोपोली खत्म हो गई। ये लाइन कल को आए कि किस एक्ट ने EIC के ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉमर्शियल एंटिटी की तरह रोल ख़त्म किया था। तो 13 नहीं मारना है, 33 मारना है, ठीक है। वो बेशक 2 ही चीज़ें बची थी और बची थी, ठीक है, याद रखना। क्या मतलब किस एक्ट ने, क्या लिखा, मैंने गलत लाइन लिखवा दी, आप हटाओ इसको, काटो, लिखो, लाइन गलत हो गया, आपको सेंसलेस हो जाएगी। दिस एक्ट
abolished East India Company as merely a commercial entity. ब्रैकेट में लिखना since this act abolished East India Company as merely a commercial entity. ब्रैकेट में लिखना since वो टी विद जो दो मोनोपोलिस थी वो भी खत्म हो गई थी इस एक्ट से. कॉमर्शियल एंटिटी. अब बेसिकली सीन क्या 1833 में, ध्यान से समझना. अब क्या इंडिया में ट्रेडर्स आ रहे हैं, इंडिविजुअल ट्रेडर्स. अब कोई ईस्ट इंडिया कंपनी कोई एंटिटी नहीं है, मतलब कोई दुकानदार चाहता है वो आएगा यहाँ पे ट्रेड करके जाएगा. अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, वो अपना ही नहीं व्यापार शुरू कर दें. तो अब हर जो ट्रेड होगा उस पर लिखा होगा ऐसे एक लाइन. ठीक है, ये लाइन लिखो इन्वर्टेड कॉमा में, इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी कॉमा हिज हेयर्स क्या होते हैं. अब कभी ऐसे कभी ई, क्या मतलब है इसका. हेयर क्या होते हैं ये, आने वाले सक्सेसर उसपे. आगे लिखो एंड सक्सेसर्स. मान लो इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं आप जितने भी, वो जब भी व्यापार करेंगे ना, ये चीज़ उनके दिमाग में रहना चाहिए कि मैं मैजेस्टी के लिए उसके सक्सेसर्स के लिए ट्रेड कर रहा हूँ उसकी. तो ठीक है, 2019 के प्री में क्वेश्चन आया था, पहली बार किस एक्ट ने ये एक्नॉलेज किया था कि इंडियन ट्रेड पे सॉवरेन क्राउन का हाथ है, तो वो ये एक्ट था, क्योंकि इस लाइन से था. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्टार मार्क करना. फॉर द फर्स्ट टाइम this act acknowledged that Indians should not be debarred from competing in the, debarred मतलब excluded, debarred दीवार लिखा किसी ने, debarred from competing in the civil services. ठीक है, और आगे कैपिटल में लिखना ओपन कंपटीशन सिस्टम इन सिविल सर्विस. और ये फेवरेट क्वेश्चन है बड़े एग्जाम का. ठीक है, याद रखना, इस एक्ट ने पहली बार एक्नॉलेज किया कि इंडियंस को डिबार नहीं करना है आपने, ओपन कंपटीशन आ गया. पर अभी भी एक दिक्कत है, जो सेंटर बन रहा है वो यूके में बन रहा है, वो मैं बताऊंगा सेंटर इंडिया कब शिफ्ट होगा. कंपटीशन, ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्विसेज. नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार्क करके, एन इंडियन कमीशन, सीधे लिखो लॉ कमीशन वॉज एस्टॉब्लिश्ड अंडर, किसके अंडर हुई थी, इंसान कौन था, क्या भागो, क्या चक्कर है, क्या कॉर्नवालिस 93 में जिंदा है. 93 में कॉर्नवालिस था ना, उसने कोड लिखा होगा, कम से कम तब 50 साल का होगा कॉर्नवालिस. अब हम 33 मैंटिक, हाँ वो गवर्नर चल रहा है, पर ये बंदा कौन है. एक और चीज़ बोलूँ, इस कौन, अंडर लॉर्ड मैकॉले, अंडर मैकॉले लिखो पहले अपने, अंडर लॉर्ड मैकॉले.
अभी भी कोई इंग्लिश बोलता है तो उसको ऐसे बोलते हैं ना, मैकोले का पुत्र या मैकोले की संतान। सुना है कभी? नहीं सुना है? क्या बोलते हो आपको इंग्लिश ज़्यादा बोले तो? जब एजुकेशन, एक एजुकेशन और प्रेस हम अलग से करेंगे टॉपिक, उसमें एजुकेशन में जब करते हैं ना स्टार्ट, 1 लाख रुपया दिया किसने? किसने दिया? वही लिखा है मैंने 13, ठीक है। फिर 1833 में मैकॉले जो था ना, ठीक है, इसकी एक फेमस है मैकॉलेज मिनट्स। मैकॉलेज मिनट्स क्या होते हैं? देखो कोई भी मीटिंग होती है ना, जब डिस्कशन, उसको रिकॉर्ड जब किया जाता है उसको कहते हैं मिनट्स ऑफ दैट डिस्कशन। तो मैकॉलेज मिनट्स फेमस है। यहाँ पे ये डिसाइड हुआ था दैट इंग्लिश शैल बी द मीडियम, ठीक है। 1833 का ही लैंडमार्क इवेंट है, ठीक है। ये नहीं ये नहीं लिखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बीच में एक चीज़ और आती है, मैं सारा बताऊँगा ये उसमें एजुकेशन में, कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ये एजुकेशन का आप एवोल्यूशन देखो कैसे हो रहा है। 33 में जो लॉ मेंबर आएगा ना मैकॉले, तो क्या लिखा था, लॉ कमीशन बनी ना, उस लॉ कमीशन के 2 काम लिख दो आप। पहला ऐसे लिखो, फर्स्ट लिखो कोडिफाई ऑल लॉज, कोडिफिकेशन ऑफ ऑल लॉज। मैकॉले आ गया ना जो लॉ कमीशन, उसके 2 काम थे, कोडिफिकेशन ऑफ ऑल लॉज, सेकंड एजुकेशन। मैं बता दूंगा आगे, इंग्लिश एजुकेशन लिख दो, सिविल और क्रिमिनल दोनों। उसको दोबारा कोडिफाई करना है ना, ठीक है। अब एक डायग्राम बनाओ लास्ट में। देखो 1773 के एक्ट ने पहली बार बोला कि बंगाल इज सुप्रीम, बाकी सब ऑर्डिनेट है, ठीक है। तो एक लाइन आता है यूपीएससी में, ऐसे लिखा होता है, द एक्ट ऑफ 1833 पीक पे ले गया सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी। तो एक ग्राफ बनाना ऐसे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होती है सेंट्रलाइजेशन, कौन से? 1773 एक्ट से, ठीक है। इस 1833 के एक्ट ने तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही कह दिया, तो पीक ऑफ सेंट्रलाइजेशन है ये, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर एक बंदा आएगा, किस बंदे को कहते हैं? फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। किस गवर्नर जनरल को कहते हैं फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? बेंटिक मर गया अभी, पीक बोलो, नाम आता होगा तभी बोलना। ऑप्शन दो, कैनिंग, रिपन, रिपन। 1871 में ये कर देगा डिसेंट्रलाइज। तो ये याद रखना, इस लाइन के लिए रेडी रहना कि 33 का जो एक्ट था ना, वो सेंट्रलाइजेशन का पीक। अब नाम से चेक करो, बंगाल के बंदे को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहने लग पड़े हैं। कहाँ से? क्या बोल रहे हो? ये आधे आधे सेंटेंस से मेरे कनेक्शन नहीं जुड़ रहे ना, पूरा बोलो लाइन। ये लाइन रेडी रहे, इस ये हाँ वो ऐसे, ये सही बोला आपने, ठीक है। ये पक्का याद रहेगा आपको, 1833 के एक्ट ने सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसीज को पीक पे ला दिया था। रेडी रहना इस लाइन के लिए, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन क्या होती है कि बंगाल पावर सेंटर है आप, ठीक है। लिख लो ये लाइन भी, ग्राफ बना लो, लिख ही लो। लिखो, दिस एक्ट created the post of Governor General of India डैश डालो, डैश heavily centralized administration of India।
एक और करना है, 1 मिनट रुक जाओ, फिर अभी रुक जाओ। ये जो अभी हम क्या करते हैं 2:30 से ऑलमोस्ट 3 बजे तक अखबार का करते हैं, वो बंद कर दूं फिर, क्योंकि आधा घंटा उसमें जा रहा है फालतू का। वो जो अखबार के 2 क्वेश्चन कर, उसमें पता लग रहा है ना कि करंट में कैसा ये रह जाएगा ना फिर। अच्छा, मैं सीधे इन्फॉर्मेशन ही दे दूँ। एक सेकंड रुक जाओ। तो फिर एक काम करें, कल अभी 33 पे पहुंच गए ना, कल करना है हमने 53, फिर 58, 61, 92, 09, 91, 09, 19, 35। ये तो चलो आपने पॉलिटी में किया 35, ठीक है। तो कल यही हो पाएगा। इसके बाद जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे ना सारे एक्ट्स, तो रोज़ का एक एक्ट रिवाइज होगा, प्लस वापस हम आ जाएंगे, हमने पोर्तुगीज़ को हरा के छोड़ा है ना, वापस डच पे आ जाएंगे। ये कराने का पूरा पॉइंट ये था कि 6 नंबर का आएगा इसमें 3 क्वेश्चन, तो ये रोज़ के रोज़ रिवाइज होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है, याद रखना।